हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। हाल ही में एक अध्ययन से ये सामने आया है कि नीलगिरी रिजर्व में एशियाई हाथियों ने अपने अधिकांश आवास को खो दिया है। ये एशियन एलिफेंट्स होते कौन हैं और क्यों इनके आवास नष्ट हो रहे हैं, आइए समझते हैं पूरे मैटर को। हाथी जमीन पे मौजूद सबसे बड़े प्राणी होते हैं। इनकी 3 कैटेगरीज हैं: अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स। और इस अध्ययन में एशियन एलिफेंट्स की बात की गई थी, जिसका वैज्ञानिक नाम एलेफेस मैक्सिमस है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के इलाकों में पाए जाते हैं। इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध है। इस न्यूज में बताया गया था कि पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी समुद्री तट के उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है और दक्षिण की ओर पाल घाट दर्रे द्वारा बाधित है। आप यहाँ इसे देख सकते हैं, ये रहा पश्चिमी घाट और ये है पाल घाट दर्रा। यहाँ आपको गैप दिख रहा होगा। ये पाल घाट दर्रा उत्तरी और दक्षिणी हाथियों की आबादी को अलग करता है। यहाँ घाट अपेक्षाकृत सपाट है और हाथियों के लिए घूमने फिरने के लिए अच्छा भी। लेकिन मानव बस्तियों और फसलों की खेती ने हाथियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर दी, जिससे उन्हें सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रहना पड़ रहा है, जो उनके रहने के लिए अनुकूल नहीं है। और ऐसी सिचुएशन को सब ऑप्टिमल हैबिटेट कहते हैं। और इन सब ऑप्टिमल हैबिटेट जैसे खतरनाक इलाकों में हाथी जैसे बड़े आकार के जानवर के लिए जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन क्यों? अध्ययनों से ये पता चलता है कि जब अवरोध खड़े किए जाते हैं, विशेष रूप से पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में, तो हाथियों की गति अवरुद्ध होती है और जीन प्रवाह कम हो जाता है, जिससे इन लुप्त प्राय प्रजाति के विलुप्त होने का जोखिम और बढ़ सकता है। मतलब अगर इनका मूवमेंट प्रतिबंधित हो जाता है और जीन प्रवाह कम हो जाता है, तो इनमें प्रजनन अधिक होने लगेगा और आनुवांशिक विविधता कम होगी, जिससे बीमारियों की संभावनाएं बढ़ेंगी और फिर प्रजनन दर कम हो जाएगी। ये न्यूज़ आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक न्यूज़ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर थी कि कार्बन उत्सर्जन पर काबू पाने के मकसद से दुनिया भर में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर बल दिया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इसके तहत 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा तथा इसका उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों और इस्पात के साथ तेल शोधन संयंत्रों में किया जाएगा। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला रासायनिक तत्व है जो सबसे हल्का है। इसके परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर संयुक्त दशा में जल, पेड़ पौधे, काष्ठ, अनाज, वसा, पेट्रोलियम और प्रत्येक जैविक पदार्थों में पाया जाता है। लेकिन इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दिया जाता है, यानी H2O में से H2 अलग और O को अलग कर दिया जाता है। यानी इस प्रोसेस से हमें कार्बन फ्री हाइड्रोजन प्राप्त होगी। भारत में कुल ऊर्जा खपत की करीब 80% बिजली कोयले से पैदा की जाती है और इससे कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। इसलिए हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प के रूप में हमारे सामने है और ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारे देश में कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है। फिर एक न्यूज ये थी कि हमारे ऊर्जा मंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ विकसित देशों द्वारा अपने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए घोषित भारी सब्सिडी व्यापार को विकृत कर सकती है, जो WTO के मानदंडों का सीधा उल्लंघन है। फ्रेंड्स, आप लोग ये जानना कि अगर कोई देश अपने यहाँ सब्सिडी देता है तो इससे व्यापार में विकृति क्यों पैदा हो जाती है, कि ये क्वेश्चन आपको मेंस और इंटरव्यू में डायरेक्ट हेल्प करेगा। फिर एक न्यूज़ थी कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय
खोला गया, जो त्रावणकोर साम्राज्य जिसने यूरोपीय ताकतों को कड़ी टक्कर दी थी उनकी कहानी समेटे हुए है। और इसी संग्रहालय में कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी है, जिसमें त्रावणकोर के राजा तिरुनल मार्तेंड वर्मा ने डच कंपनियों को पराजित किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।